नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या चुनाव आयुक्त मुख्य प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है? क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने की जरूरत नहीं है? क्या इसे और अधिक पारदर्शी नहीं बनाया जाना चाहिए? 2004 से किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। यूपीए के 10 साल के शासन में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त और एनडीए के पिछले 8 साल के शासन में 10 मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं। टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। ये तमाम सवाल और बातें जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कही है, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधारों पर याचिका की सुनवाई कर रहा है। पीठ ने नवनियुक्त चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल भी मंगा ली है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उनकी नियुक्ति में कोई चालाकी तो नहीं की गई। गौरतलब है कि गोयल को वीआरएस लेने के तुरंत बाद चुनाव आयुक्त बनाया गया था। आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया पर संविधान पीठ की सुनवाई कल भी जारी रहेगी और आज कई बड़े सवाल इस संविधान पीठ ने उठाए हैं। ये पूछा कि कभी किसी पीएम पर अगर आरोप लगता है तो क्या आयोग ने एक्शन लिया है? हमें ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके, यह बात कही गई है। अगर सीईसी कमजोर घुटने वाला है तो वो एक्शन नहीं लेता है। क्या यह सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है? सीईसी राजनीतिक प्रभाव से अछूता और स्वतंत्र होना चाहिए, यह बात भी संविधान पीठ की ओर से कही गई। नियुक्ति के लिए स्वतंत्र निकाय की जरूरत है, केवल कैबिनेट की सिफारिश से या फैसले से नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका में भी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आए, इस बात का भी लगे हाथ जिक्र कर दिया गया। पहले सरकार जजों की और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करती थी। प्रक्रिया पर सवाल इसलिए लगाए गए, निशान इसलिए उठे क्योंकि वो प्रक्रिया बदल गई है और मौजूदा सिस्टम में अगर खामी हो तो उसमें बदलाव लाजमी है, ये बात भी पीठ की ओर से कही। और जो तमाम सवाल उठाए संविधान पीठ ने, केंद्र सरकार ने भी एक एक करके तमाम चीजों का जवाब दिया है। कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो छोटा कार्यकाल होता है उस पर भी सफाई दी है। कहा गया है कि हर बार सीईसी की जो नियुक्ति है वो वरिष्ठता के आधार पर होती आई है, केवल एक बार ऐसा नहीं हुआ था। चुनाव आयोग में व्यक्ति के पूरे कार्यकाल को देखने की जरूरत है, केवल सीईसी के तौर पर कार्यकाल को नहीं देखा जाना चाहिए। 2-3 उदाहरण को छोड़ दें तो यह कार्यकाल 5 साल का रहता आया है, इसीलिए कार्यकाल की सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है। सीईसी की कोई अलग से नियुक्ति की प्रक्रिया भी नहीं है, यह केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि जो नियुक्ति होती है वो परंपरा के आधार पर होती आई है और आगे भी इसी तरह से चलाने का सोचा है। पहले चुनाव आयुक्त बनते हैं, फिर वरिष्ठता के आधार पर सीईसी बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी पसंद के अफसर को उठाकर सरकार अचानक से नियुक्त कर दे। और यह भी कहा कि न्यायालय को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो काम संसद को करना चाहिए। नहीं, संसद के जो काम है उसको न्यायालय को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। राष्ट्रपति ही नियुक्ति के लिए सर्वोच्च अधिकारी हैं, वही नियुक्त करते हैं। कानून के अभाव में राष्ट्रपति के पास एक तंत्र है, यह तंत्र काम करता है और नियुक्ति केवल इसलिए अवैध नहीं कही जा सकती क्योंकि कोई कानून नहीं है। संविधान की सीमा के भीतर कार्यपालिका की स्वतंत्रता पवित्र है। नियुक्ति प्रक्रिया पर संविधान के मौन होने भर से दखल नहीं दे सकते। हम संविधान के साथ काम कर रहे हैं, किसी रैंडम कानून से नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कही हैं। और महिमा सिंह वकील हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही देश रत्न निगम जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले महिमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज जो सवाल उठाए हैं संविधान पीठ ने, उन्हें आप किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल वाजिब सवाल हैं अखिलेश जी, और मुझे लगता है कि 2018 में ये याचिका दायर की गई थी। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ और उसके अंदर 2019 की चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो कोताहियां हुई, अशोक लवासा का इस्तीफा हमें याद आता है, जिसका वर्णन आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने वक्तव्य में किया है। और तमाम सवाल जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने खड़े किए हैं वो और ज्यादा एकदम आज सटीक हो जाते हैं। और आज हमने एक रवैया सरकार का जो हम देखते आए हैं, सरकार ने आज लाल आंख सर्वोच्च न्यायालय को भी दिखाई है। क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे ये पूछा कि आप अरुण गोयल की जो फाइल है वो हमें दिखाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसमें कुछ झोल झाल हुआ है। क्योंकि जिस वीरवार को ये सुनवाई की शुरुआत 19 नवंबर को वीरवार को शुरू हुई, उसके बाद इमीडिएटली बाद 19 नवंबर को हमने देखा कि अरुण गोयल जी की नियुक्ति हो गई। अरुण गोयल जी ने अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं बीता था कि उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई।
तो इसलिए ये जो सरकार है ना तो ये पारदर्शिता में विश्वास रखती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार आज ये इशारा किया कि हमारा इशारा है, हमारा जो इस पूरी प्रक्रिया को करने का जो इरादा है वो सिर्फ इसलिए है कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बने, एक पारदर्शिता आए सिस्टम के अंदर। लेकिन सरकार बार बार अपने उत्तरदायित्व से भागती हुई नजर आई और ऐसा लगा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय को भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं देना चाहती है। देशरत्न जी, आपने सुना महिमा जी को कह रही है कि सरकार जो है वो एक तरह से कोर्ट को ही लाल आंखें दिखाती नजर आई। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से यह कहा है कि जो प्रक्रिया अभी तक चल रही है ये परंपरा है जो आगे भी चलती रही, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पूरा कार्यकाल है सीईसी का वो देखा जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो सवाल पूछे गए आज उनको आप किस तरह से लेंगे? कहा गया कि हैंकी पैंकी या झोल झाल जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया वैसा क्यों हुआ? अरुण गोयल के मामले में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। और भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से। जी अखिलेश जी, एक बात तो मैं साफ कर दूं, हमारा चुनाव आयोग जिसका सारी दुनिया लोहा मानती है, बहुत ही सुचारू, सुदृढ़ और स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ये सारे इलेक्शंस में बार बार ये साबित हो चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं मैं कह रहा हूं। और लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाए, लोगों ने प्रक्रिया पे सवाल उठाए, लेकिन आज तक कुछ साबित नहीं कर पाए। वो कोर्ट भी गए, कोर्ट में भी रिजेक्ट हुई बात। तो ये जो वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट का, ये अनुमान पे आधारित है। देखिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा चाहिए। सभी इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपना जो अधिकार क्षेत्र है उसका सही उपयोग किया है और उनका काम है इलेक्शंस करना और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में जो शिकायतें आती हैं उनके संबंध में उन्होंने बैन भी लगाए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे और भी कोई हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हो जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, इस पर उन पर प्रतिबंध भी लगाए। जो कानून नियम व्यवस्था है उनका उन्होंने पालन किया। ये कहना कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, देखिए अनुमान के आधार पर कोर्ट या हमारी जो अदालतें काम नहीं करती। वो कोई गड़बड़ी मिले तो उस पर उन्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए, या गड़बड़ी हो सकती है उस पर दिमाग लगाना ये उनके कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। दूसरा, हमारा संविधान बड़ा स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्रों का आवंटन करता है। पार्लियामेंट का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है और हमारी न्यायपालिका का अलग काम है। कोई एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में दखल नहीं दे सकते। यहाँ पर वो कहते हैं सीजेआई को उसकी अपॉइंटमेंट प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है, संविधान हमारा, और वहां पर ये पीआईएल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन या अमेंडमेंट करना चाहते हैं जो कि परमिटेड नहीं है किसी तरीके से। वो सिर्फ पार्लियामेंट का क्षेत्राधिकार है। लेकिन उन्होंने कुछ सवाल पूछे, कहते हैं कि खाली जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वही चुनाव आयुक्त तो क्यों बनते हैं, और क्या इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत नहीं है? निगम साहब, देखिए पहली बात मैं बताऊं कि अनुमान या पूर्वानुमान के आधार पर पीआईएल नहीं चलती। वो कुछ गड़बड़ी कहीं दिखे उसको स्पेसिफिकली चैलेंज किया जाए। और दूसरा जी, ये जो प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उस प्रक्रिया का आप किसी को चैलेंज करिए ना। आप अभी जो नए वाले हैं उनका भी अपॉइंटमेंट चैलेंज नहीं है, उसको चैलेंज करिए, फिर उस पर देखिए। आप कह रहे हैं ये फाइल भी ले आइए, तो आप एक दखलंदाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि वो देश चलाए। देखिए, देश चुनी हुई सरकार ही चलाएगी और अनुमान के आधार पे या पीआईएल के आधार पर फैसले नहीं लिए जाते। कोई स्पेसिफिक गड़बड़ी हो, कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस हो जो चैलेंज हुआ हो कोर्ट में। ठीक है महिमा जी, आपका जवाब देना चाहिए। जी महिमा जी। अखिलेश जी, यहाँ पर मैं जरूर बोलना चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि निगम साहब जो हैं वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यहाँ बात हो रही है, लेकिन दुखद है कि वो ये बोल रहे हैं कि लोग ऐसे अनुमान लगा रहे हैं या ऐसे अनुमानों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपना वक्तव्य दे रहा है। और ये बीजेपी सिंपैथाइजर भी हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो एक बात इनके माध्यम से मैं भाजपा को बोल देना चाहती हूँ कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, क्योंकि भाजपा और जो भाजपा के सिंपैथाइजर्स हैं जो आज लाल आंख दिखा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय को, जो इस पैनल पे भी हम देख रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि वाजपेयी जी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में एक जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन का गठन हुआ था, जिसके अंदर उस कमीशन ने, जो कमीशन संविधान की प्रक्रियाओं के ऊपर अपना रिव्यू दे रहा था, उसने ये एस्टैब्लिश किया था कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो उसके लिए एक ऐसी कमेटी का, एक ऐसी बॉडी का गठन किया जाए जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो, सभापति,
वह राज्यसभा के उपाध्यक्ष के सहित एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे। और अभी उन्होंने बात की है अनुमानों की, और उन्होंने बात की है कि इस देश में क्या होता रहा है। इस देश में कभी भी आज से पहले इतिहास में 8 वर्षों में 8 चुनाव आयुक्त बदले नहीं गए हैं। ये पहली बार हुआ है। 10 साल में 6 बदलेगा यूपीए के जमाने में, ये बात भी कही गई है महिमा जी। खैर बहरहाल निगम जी आप जाते आते इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात देखिए, हमारे संविधान में जो कानून वो है कि 6 साल का अवधि होनी चाहिए या 65 साल, जो भी पहले आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य में आधी चीज उठा के बोली गई है। दूसरा देखिए, हमारा जो संविधान है उसी से ही होगा। और गोस्वामी कमेटी के बनने के बाद 1991 में जो चेंजेस आए, एक मेंबर जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता था उसको मल्टी मेंबर किया गया, 3 मेंबर का किया गया। तो और उसे संविधान में उस एक्ट के द्वारा पारित किया गया, पार्लियामेंट ने किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, ये पार्लियामेंट करेगा। कोई माफी चाहता हूं महिमा जी, आप जवाब देना चाहते हैं? मेरे पास समय का अभाव है जी। जाते जाते 30 सेकंड में अपनी बात रख दे महिमा जी। जी मैं यही कह रही हूं कि 2019 के अंदर कितनी कोताहियां हुई। बार बार आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र मोदी जी ने किया, बार बार जो है वो हिंसात्मक और भड़काऊ बयान हमारे प्रधानमंत्री ने दिए। बस पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह जी के बयान के बाद जो हिंसा वहां पर हुई, उसके ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाया, अगले दिन के 10 बजे तक उस पर रोक नहीं लगा। और उसके बाद अशोक लवासा ठीक, अब ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आ गया कि हमारे पास बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए कोई है नहीं। महिमा जी बहरहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश जी निगम जी, ये कानूनी मामला है हमारे पार्लियामेंट। हाँ बिल्कुल कानूनी मामला है, उस पर चूंकि सुनवाई चल रही है इसलिए हमें उसी दायरे में रह करके बात करनी चाहिए। बहरहाल शुक्रिया आपका महिमा जी और देश रत्न निगम जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 3 रैलियां की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। पीएम मोदी ने मेहसाणा की रैली में कहा कि कांग्रेस की राजनीति का मॉडल परिवारवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद पर आधारित है। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે વંશવાદ, કાંગ્રેસનું મોડેલ એટલે પરિવારવાદ, કાંગ્રેસનું મોડેલ એટલે જાતિવાદ, कांग्रेसનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ, વોટ બેંક પોલિટિક્સ આજ કોંગ્રેસની પહેચાન। અને કોંગ્રેસે સત્તામાં ટકી રહેવા માટે ભાગલા પાડો, સમાજના જેટલા ટુકડા થઈ શકે એટલા ટુકડા કરો, શહેરને ગામડા જોડે લડાવો, ગામડાને શહેર જોડે લડાવો, આ જાતિને પેલી જાતિ જોડે, આ જાતિને પેલી જાતિ જોડે, આ જિલ્લાને પેલા જિલ્લા, આ જ કર્યા કરવાનું। અને એટલે બીજી પાછી કરામત કઈ લોકોને પછાતા જ રાખવાના, લોકોની સ્થિતિ એવી રાખવાની કે કાયમ ગરીબોને બિચારાને હાથ લાંબો કરીને ઉભા રહેવું પડે અને સરકાર મા બાપ કઈ ને કઈ આપે। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।